हाँ, चैप्टर के का इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूँ आप लोगों को कि चैप्टर किस बारे में है। आज हम जो बात करने वाले हैं इसके पहले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने खुद बताया था, चैप्टर का नाम था प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा, नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक के बारे में आने वाला है, चैप्टर में से पहला टॉपिक जो आने वाला है, वो आने वाला है वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल के बारे में आप क्या जानते हो अभी? वायुमंडल के बारे में आप अच्छा, सब शाब्दिक अर्थ देखें। वायुमंडल, वायु मतलब एयर, मंडल मतलब कि कोई पर्टिकुलर एरिया, है ना। मतलब एरिया मतलब क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वायु मौजूद है ना। वायु मौजूद है, क्या कहलाएगा? वायुमंडल कहलाएगा। तो पृथ्वी का पहली बात तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं। ये बात आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको नहीं है क्लियर तो ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, सुन लीजिए। हम पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। और पृथ्वी कैसी है? एक गेंद की तरह है ना। लेकिन गेंद को थोड़ा सा ऊपर और नीचे थोड़ा सा दबा दो तो जैसे सेब जैसा आकार बन जाएगा ना, थोड़ा सा ऊपर से चपटी और नीचे से चपटी, है ना। जैसा वैसा आकार बनेगा, उसको हम, वैसा शेप है अर्थ का, है ना, हल्का सा चपटा है। अच्छा, इसके बाद यदि मैं बात करूं तो हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं यदि, तो हम जहां पर रह रहे हैं उससे कुछ किलोमीटर तक वायु पाई जाती है। मतलब पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी की सतह पर हम रह रहे हैं, हमारे हमारे आसपास जो है वो वायु पाई जाती है। और वायु क्या है? कई गैसेस का मिक्सचर है। तो हमारे आसपास की यही क्षेत्रफल जहां पर वायु पाई जा रही है उसको हम बोलते हैं वायुमंडल, है ना। पृथ्वी से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, हमें अलग अलग प्रकार की परतें प्राप्त होती हैं। शायद आपने पढ़े भी हों, बहुत सारे मंडल पढ़े भी होंगे, जिसमें से एक पहला मंडल आता है जिसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, है ना। फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, फिर उसके बाद आता है मध्य मंडल, फिर उसके बाद आता है आयन मंडल। ये सारे मंडल हैं। क्या आप इन मंडल के बारे में परिचित हो? परिचित मतलब आपको इन मंडल्स के बारे में पता है क्या? कोई बच्चा बताएगा मुझे, नहीं तो मैं इसके बारे में बताऊं आपको। कोई बताएगा? आपके माइक खुले हुए हैं बेटा। पढ़ा है आपने समताप मंडल, मध्य मंडल? में पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे आपने पढ़ा है कि नहीं? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन पढ़ा है मंडल, भैया। पढ़ा है? क्या पूजा आप मुझे बता सकते हो क्या इनकी दूरी पड़ी है आपने? पृथ्वी की सतह से हम कितनी दूरी पर चलते जाए तो हमें क्षोभ मंडल मिलेगा या मध्य मंडल मिलेगा? हाँ भैया पढ़ी है बट याद याद नहीं आ नहीं है, रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने पढ़ा है, यही बड़ी बात है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिससे ये वाली चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। और हम फिर उसके बाद वायुमंडल एक क्वेश्चन पे काम करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वायुमंडल एक कंबल की भांति कार्य करता है, क्यों? पृथ्वी के लिए जो वायुमंडल है पृथ्वी का, वो पृथ्वी के लिए कंबल की भांति काम करता है। कंबल समझते हो? कंबल क्या होता है? कंबल जो अपन ओढ़ते हैं सर्दियों में गर्माहट के लिए। तो आप, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आप बताइए कि पृथ्वी पर वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल जो होता है पृथ्वी के एक कंबल की भांति काम करता है। तो हम थोड़ा सा पहले वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर कंबल पे भी आएंगे कि कंबल की तरह भांति काम कैसे करता है, क्यों करता है। मैं आपको पहले वो दिखा दूं कि जो क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, वो क्या होता है। यहाँ पर आ जाते हैं अपन एक वीडियो पे, जहां पर आपको पृथ्वी की आउटर लेयर पे ये सारे के सारे मंडल दिखाए जाएंगे, है ना। तो एक बात तो आपको क्लियर है कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर नहीं। तो यहाँ पर ये पृथ्वी बनी हुई है ना। पृथ्वी की सतह है जिस पर हम रहते हैं, इस पर बहुत सारे जमीन है जिस पर हम रहते हैं, है ना। और उसके ऊपर जो है वो ये सारे मंडल आते हैं।
इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इसको बोलते हैं, सबसे पहले जो ट्रोपोस्फेयर है इसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको बोलते हैं हम समताप समताप मंडल। फिर उसका मीसोस्फेयर से होता है मध्य मंडल। फिर उसका थर्मोस्फेयर में होता है आयन मंडल। और एक्सोस्फेयर होता है बाह्यमंडल। बाह्यमंडल मतलब कि सब बाहर का एरिया। इसके ट्रोपोस्फेयर के थर्मोस्फेयर के बाद, आयन मंडल के बाद बाह्यमंडल चालू हो जाता है। ये पूरा के पूरा बाहर का मंडल है, मतलब हमारे अंतरिक्ष से जाता है फिर, है ना। क्योंकि ये 5 एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो हमारे अर्थ का वायुमंडल बनाते हैं, है ना। सबसे पहले क्या आती है, ट्रोपोस्फेयर आती है। तो ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई होती है सबसे पहले, है ना, मतलब जिसको बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। तो ये जो है वो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। द एयर इज वेरी मिक्स्ड विद एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम क्षोभ मंडल में ही रह रहे हैं बेसिकली, है ना। जीरो से स्टार्ट होता है, जमीन से स्टार्ट होता है, ऊपर कहाँ तक जाता है बताएंगे। लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, तापमान जो है वो कम होता जाता है, मतलब ठंडा होते जाता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, है ना। और इसकी ऊंचाई आपको जरूर बताएंगे, जाहिर सी बात है वो। जो इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल की, वो होती है 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक की, है ना। 0 से लेकर कहां तक की, 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है किसकी, क्षोभ मंडल की। मतलब 0 से लेकर, हम मतलब जमीन से अगर रॉकेट से जा रहे हैं, ये मान लीजिए अर्थ है, यदि अर्थ गोल है ना, अर्थ गोल है, अगर हम जमीन से रॉकेट से जा रहे हैं तो 10 किलोमीटर तक हमको क्षोभ मंडल मिलेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो ये जो क्षोभ मंडल वगैरह है, जो हमको ऐसी परतें बनी बनाई दिखेंगे हम अंतरिक्ष में जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको केवल वो कर दिया है आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस जो जैसे क्षोभ मंडल है, हमारे आसपास कितनी गैस पाई जाती है वायुमंडल में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये है ना। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ना, ऑक्सीजन कम होती जाती है कि नहीं, बिल्कुल, बस यही गैसों के अनुपात में फर्क आता है, उसी को हमने क्या बोल दिया, मंडल बोल दिया, अलग अलग मंडल बोल दिए। तो क्षोभ मंडल में जो है वो ऑक्सीजन 20% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, वो सारी गैसें निश्चित अनुपात में। जैसे ही हम 10 किलोमीटर के ऊपर चले जाते हैं, तो 10 किलोमीटर के ऊपर जाने पर ये गैसों का अनुपात जो है वो कम ज्यादा होने लगता है ना। इसलिए जो है हमने इनको किलोमीटर के आधार पर मंडल में बांट दिया है। तो आप दिमाग में ये मत रखो कि पृथ्वी के ऊपर कोई पन्नी की लेयर लगी होगी या फिर गैस की ऐसी वो बनी होगी, कवर बना होगा जो कि लेयर बना रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो गैसों के अनुपात के आधार पर हमने उसको बना दिया है कि ये अंतर होगा। वापस आते हैं, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे, जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल जहां पर क्षोभ मंडल खत्म होता है ना, कहां पर खत्म होता है, 10 किलोमीटर पर। 10 किलोमीटर पर खत्म होने के बाद जो समताप मंडल चल रहा होता है, वो चल रहा होता है 50 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट नहीं है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इतने किलोमीटर तक पाया ही जाएगा, थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है। और वो तो गैसेस है ना, पर्टिकुलरली वही थोड़ी ना है कि हमने लाइन खींची हुई है 50 किलोमीटर के बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल वेरी करता है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस भी नहीं रखा जाता। लेकिन हमें कम से कम पता होना चाहिए कि इधर से इधर तक रहता है। तो हम बोलेंगे समताप मंडल कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से लेकर 40 या 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। कौन, समताप मंडल। इसी में हमारी ओजोन लेयर भी पाई जाती है। ओजोन लेयर हमारी समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में एक लंबी, कम से कम 20 किलोमीटर लंबी वो है परत, जहां पर ओजोन गैस पाई जाती है ना। ये यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि समताप मंडल पे जो है वो ओजोन लेयर पाई जाती है। और ये ओजोन लेयर क्या कर देती है, आपको मालूम है कहाँ से पाई जाती है, 25 किलोमीटर से अबव पाई जाती है, 25 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है। और ये ओजोन परत, आपको यकीन नहीं होगा, ओजोन एक गैस है ना। ओजोन एक गैस है, जैसे ऑक्सीजन गैस है ना, वैसे ओजोन भी एक गैस है। बस ये कहाँ पाई जा रही है, पृथ्वी से हम अगर 25 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो 25 किलोमीटर ऊपर से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर तक जब जाएंगे हम, जो कि कौन सा होगा, समताप मंडल होगा, उसमें ये ओजोन गैस पाई जाती है। और ये पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। मतलब हम अगर बात करें, इसको आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँ मैं, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्क्रीन दिख रही है? ये वाली स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी भैया, आप दिख रही है। हाँ, ये मान लीजिए अर्थ है।
अर्थ के ऊपर हम रह रहे हैं, और जैसे हम इसके ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, ऊपर ऊपर जाते जाते हैं, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि एक लेयर जो है, जो ऑक्सीजन ओजोन की लेयर है, वो इस लेयर के बाद, मतलब इस एरिया के बाद, जैसे ये वाली लेयर के बाद, इस लेयर के बाद इधर तक पाई जाती है। मैं इस कलर को नीला कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओजोन लेयर इस लेयर में पाई जाती है। अच्छा, समताप मंडल जो हमारा वो है, वो क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल जो है वो 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर यहाँ पर है। फिर उसके बाद क्या शुरू हो जाता है, समताप मंडल। समताप मंडल जो है वो ऊपर तक जाता है, ओजोन लेयर से भी ऊपर तक जाता है। ओजोन लेयर जो है वो समताप मंडल के बीच में पाई जाती है। और ये पर्टिकुलर पक्का नहीं है कि यहीं पाई जाएगी, बिल्कुल यहीं होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी। समताप मंडल यहाँ तक जाता है, समताप मंडल 50 किलोमीटर तक जाता है। अब किलोमीटर में बात कर लें यदि, तो ये जो क्षोभ मंडल है, ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ पर, ये जो यहाँ से यहाँ तक क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई जो है वो 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से 10 किलोमीटर ऊपर है। फिर उसके बाद जैसे ही हम 10 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं और 25 किलोमीटर पे पहुंचते हैं, आप बोलोगे भैया बीच का कहाँ गया, बीच में बिल्कुल मैंने बताया ना, एग्जैक्टनेस नहीं है। तो समताप मंडल तो 10 के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन ओजोन लेयर शुरू नहीं होती है। ओजोन लेयर, ओजोन गैस कहाँ पाई जाएगी, पृथ्वी से 25 किलोमीटर ऊपर दूर पाई जाने लगती है। फिर धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, और कहाँ तक पाई जाती है, लगभग 40 से 45 किलोमीटर ऊपर तक पाई जाती है ओजोन गैस। ओजोन क्या है, ओजोन परत क्या है, बस कुछ नहीं है, ओजोन एक तरह की गैस के कण पाए जाते हैं, ऊपर ओजोन गैस पाई जाती है। वो ओजोन गैस कैसी होती है, जैसे आप जो ऑक्सीजन लेते हो ना, उसका फॉर्मूला, गणित साइंस का फॉर्मूला होता है O2। O2 जो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, सांस लेते हैं जिससे, उसका फॉर्मूला है O2। और ओजोन लेयर का फॉर्मूला हो जाता है O3। O3, ये 3 क्या दिखा रहा है, 2 क्या दिखा रहा है, यहाँ पर ये 2 और 3 दिखा रहा है कि ये जो परमाणु है, ऑक्सीजन के परमाणु है, 2 परमाणु है। मतलब यदि हम O2 को लिखना चाहें तो उसको डबल O ऐसा करके लिख सकते हैं। ये O मिलके क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, जो कि अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ऑक्सीजन में O मिलके क्या बनाएगा, O2। ये वाली ऑक्सीजन गैस हम ग्रहण करते हैं। और जो ऑक्सीजन O3 होती है, अगर ये O3 हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या, ओजोन। ओजोन का ये क्या है, रासायनिक फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है क्या, O3। और आपको जानकर हैरानी होगी, जहां O2 हम सांस ले रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं और जिंदा इसी के कारण से हैं, वहीं O3 यदि हम किसी की गलती से हम इनहेल कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं मतलब कि सांस के द्वारा अंदर ले लेते हैं, तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। ये हमारे लिए जहरीली गैस है। O3 कौन सी गैस है हमारे लिए, O3 मतलब ओजोन गैस कैसी है हमारे लिए, जहरीली गैस है ना। यदि हम O3 हमारी बॉडी में चली जाती है तो हम मर जाएंगे। आप खुद सोच सकते हो, पृथ्वी की बाहर की परत जो नीली वाली हमको काय से बचा रही है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचा रही है ना। ये आती है यहाँ पर, उससे टकराकर वापस लौट जाती है, क्यों, क्योंकि इसको अंदर नहीं आने देती है ओजोन लेयर। और ये ऊपर जाकर हमारे लिए जहाँ पर फायदेमंद है, और यदि हम इसको जाएं कि हम इसको थैंक्स बोलने ऊपर जाएं कि ओजोन लेयर थैंक्स हमको बचाने के लिए, तो आप जो है वो जैसे ही ऊपर जाओगे तय बोल जाओगे, है ना। आप जो है वो, हम जो है वो जहरीली गैस होती है हमारे लिए ओजोन लेयर, और जैसे हम ओजोन लेयर में इनहेल कर लेते हैं यदि, तो हम मर सकते हैं, इतनी ज्यादा डेंजरस होती है। तो आपको ओजोन लेयर समझ में आई। पृथ्वी की सतह से अगर हम 25 किलोमीटर ऊपर जाएं, तो 25 किलोमीटर ऊपर से 25 से 45 किलोमीटर, 40-45 किलोमीटर तक हमको ओजोन गैस मिलती है, जो कि ओजोन गैस इतने ही एरिया में पाई जाती है और पृथ्वी के चारों तरफ पाई जाती है। इसके कारण से ये कैसी बना लेती है, परत जैसी बना लेती है, जिसको हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं। ओजोन परत के क्षरण के बारे में भी हम देखेंगे बिल्कुल, है ना। अभी हम फिर से अपने मध्य उस पर जाते हैं, मध्य मंडल समताप मंडल पर। ओ भाई रे, वीडियो बंद नहीं करा था क्या, इसमें ये जरूर है, इसमें बैक में नहीं जा पाते। उसके बाद आ जाता है मध्यमंडल। मध्यमंडल में टेम्परेचर जो है वो -90 डिग्री होता है। -90 डिग्री, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो ये तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं ना, तो टेम्परेचर लो होता जाता है। जैसे अगर आप किसी पहाड़ी यात्रा पे भी जा रहे हो, तो आप देखेंगे जैसे जैसे पहाड़ ऊपर चढ़ते जाओगे आप, आपको जो है वो ठंड बढ़ती हुई मिलती जाएगी, क्योंकि गैसेस का अनुपात चेंज होता है, ऊपर का माहौल जो है वो
ठंडा होता चला जाता है ना। तो मीसोस्फीयर मध्यमंडल बोलते हैं, और ये जो है वो -90 डिग्री की परत होती है। उसके बाद आ जाता है थर्मोस्फीयर। मीसोस्फीयर कहाँ तक होती है? लगभग लगभग 80 से 85 किलोमीटर तक मध्यमंडल पाया जाता है। कहाँ से लेकर, जहां पर समताप मंडल खत्म होता है ना 50 किलोमीटर पे, 50 से लेकर 85 से 90 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? मध्यमंडल पाया जाता है। फिर उसके बाद 85 से 90 किलोमीटर के बाद क्या शुरू हो जाता है? आयन मंडल शुरू हो जाता है। और आपको यकीन नहीं होगा, इसी आयन मंडल में जो है वो हम अपने सैटेलाइट छोड़ रहे होते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं, किस काम आते हैं, क्यों छोड़ते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना जानो कि सैटेलाइट, आपको देखा होगा ना, कई बार रॉकेट लॉन्च होता है, कई बार अपन बोलते हैं, देख रहे होते हैं इसरो ने रॉकेट लॉन्च किया, तो वो जो रॉकेट की नोज होती है, सबसे ऊपर वाली टिप होती है, उसमें सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट क्या होता है उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा टाइम दो उसके लिए। तो वो सैटेलाइट आयन उसमें ही थर्मो आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। आयन आयन मंडल के बाद आ जाता है कौन सा रीजन? एक्सोस्फीयर, बाह्यमंडल। जो कि बाह्यमंडल जो है वो हमारे अंतरिक्ष को दिखा रहा होता है कि अंतरिक्ष जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इन मंडल के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि पृथ्वी के आजू बाजू कितने सारे मंडल मौजूद हैं, और उन अलग अलग मंडल का तापमान भी अलग अलग है, और उनमें उपस्थित गैसेस भी अलग अलग है ना। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर चढ़ते आते हैं, तापमान जो है वो ठंडा होते आता है, माहौल थोड़ा सा ठंडा होते आता है। आयन मंडल में तापमान नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई गैसेस नहीं है। तो गैसेस नहीं होने के कारण से वहां पर तापमान की गणना अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है। सूर्य की पोजीशन होगी तो गर्म हो जाएगा, सूर्य नहीं दिखेगा तो ठंडा हो जाएगा, अलग अलग हो सकती है ना। मध्य मंडल तक जो है वो गैसेस पाई जाती है, और वहां तक तापमान जो है वो -90 डिग्री तक पहुंच जाता है। -90 डिग्री मतलब कि बहुत ज्यादा ठंड। हमारे सियाचिन में जो है वो -50 तक, -50 भी नहीं, हाँ लगभग लगभग -30-35 तक चला जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। और -15 वहां पर कॉमन रहता है, -15 सियाचिन में जब लगभग लगभग हो ही जाता है। खैर, वो फैक्चुअल बेस पे बात नहीं है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कितना होता है, उसको आप हो सकते हो, अगर आप पढ़ना चाहो तो पृथ्वी पर सबसे माइनस टेम्परेचर कहाँ पर पाया जाता है, वो बिल्कुल आप देख सकते हो। लेकिन अभी की बात यह है कि आयन मंडल पे जो तापमान है वो -90 डिग्री सेल्सियस का है, बहुत ज्यादा ठंडा माहौल है। अब ये बात, अब फिर से वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन था वायुमंडल पृथ्वी के कंबल की भांति काम क्यों करता है ना। तो ये जो वायुमंडल है हमारा, अगर हम ओजोन लेयर को छोड़ दें यहाँ पर, कि ओजोन लेयर हम कुछ दर्शा रहे हैं इसमें, ओजोन लेयर को छोड़ दें यदि, कि ओजोन लेयर कुछ है, तो अगर हम केवल मंडल की बात करें कि पहले क्षोभमंडल हो गया, फिर उसके बाद समताप मंडल हो गया, उसके बाद मध्यमंडल हो गया, फिर उसके बाद जो है वो आयन मंडल हो गया, आयन मंडल जो है इसके ऊपर और बन जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि इतने सारे ये मंडल है ना, इतनी सारी गैसेस पाई जा रही हैं पृथ्वी के आजू बाजू, तो ये पृथ्वी के लिए कंबल की भांति क्यों काम कर रही है, पृथ्वी की तरह कंबल की भांति क्यों काम कर रही है। तो उसके लिए आपको पहले तो कंबल होता क्या है, कंबल करता क्या है, उसके बारे में समझना पड़ेगा। सॉरी, मेरी बॉटल दूर है मिस। मैं ये बोल रहा था, कंबल करता क्या है। आप लोग में से कोई बता सकता है कि कंबल में हम गर्म क्यों हो जाते हैं, जब वो कंबल ओढ़ते हैं तो गर्म क्यों हो जाते हैं? भैया कमल गर्म रहता है। गर्म क्यों करता है वो? कंबल कंबल से गर्मी क्यों भग जाती है, और नॉर्मल चादर से क्यों नहीं भग पाती, या फिर कोई और मोटा कपड़ा हम अगर ओढ़ लें तो उससे क्यों नहीं भग पाती? कंबल से इतनी ज्यादा गर्माहट क्यों होती है? भैया हमारा शरीर है ना हीट छोड़ता है ना, तो कंबल से बाहर नहीं दो जाना। मिनट जय, सुन पहले, तू माइक यूज कर रहा है क्या, हेडफोन? जय, हेडफोन यूज कर रहे हो आप? हाँ ये क्यों? हेडफोन से मुंह थोड़ा सा दूर रख के बात करा कर, बहुत ज्यादा तेज आवाज आती है तेरी, और मैं अगर साउंड कम कर देता हूँ तो बाकी बच्चों के नहीं आती फिर आवाज, है ना। तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के बात करा कर, बिल्कुल मुंह पे रख के बात नहीं करा कर, कान फट जाते हैं, बहुत तेज आवाज आती है। फिर से बोल, क्या बोल रहा था, अब दूर से बोलना। भैया हमारा शरीर है ना वो हम्म, गर्म होता है ना, तो कंबल हमारे शरीर की हीट बाहर नहीं जाने देता है, इसके कारण हमें कंबल में गर्मी लगती है। बिल्कुल सही आंसर है। हमारी बॉडी में गर्माहट होती है, हमारी बॉडी जो है वो गर्म, हमारा खून जब ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, तो वो खून खून के कारण से हमारी बॉडी गर्म रहती है। और जब हम कंबल ओढ़ते हैं तो कंबल जो बनावट होती है वो ऊन से होती है। ऊन देखा है आपने, ऊन के जो रेशे होते हैं
वो पूरे फैले हुए रहते हैं। अगर आप उनको पास से देखोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे, जो कि अपन स्कूल में अगर आप स्वेटर को दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप से, तो आप देखोगे ऊन जो होता है उसमें बहुत सारे रेशे जो है वो ऐसे निकले हुए रहते हैं। अब जब होता क्या है, जब हमारी बॉडी से हीट निकलती है तो वो हीट को क्या कर लेते हैं, वो जो रेशे रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब एक तरह से सोख लेते हैं, वो गर्माहट को सोख लेते हैं। और कंबल के कारण से वो गर्मी हमारे अंदर की जो निकल रही है वो कंबल के बाहर नहीं जा पाती, है ना, कंबल के बाहर नहीं जा पाती, और वो अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाती है वो गर्माहट, जिसके कारण से हमारी बॉडी जो है वो गर्म हो जाती है। सिंपल सी बात है, इसलिए हमको कंबल या रजाई, ऐसे सेम केस रजाई के साथ भी होता है। रजाई के अंदर आप देखोगे तो रुई भरी हुई रहती है, और रुई में क्या निकले रहते हैं, वो रेशे निकले रहते हैं, खुले हुए रेशे रहते हैं, जिसके कारण से जब हमारी बॉडी में से हीट निकलती है तो वो हीट जो है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। बहुत कम मात्रा में हीट जो है वो निकल पाती है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा निकलने के लिए उसको स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और जो ऊनी कपड़ा होता है वो जगह उसको पर्याप्त रूप से नहीं दे पाता है, क्योंकि डेंसिटी यानी कि घनत्व उस कपड़े का बहुत ज्यादा हो जाता है नॉर्मल कपड़े की तुलना में। यदि आप किसी नॉर्मल कपड़े की बात करें, अगर मैं इस टॉवल की बात करूं तो इसको देखोगे अगर आप पास से, तो आप देख पाओगे इसमें जो इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें से आप आसानी से इसके गड्ढे देख सकते हो। यदि आप इसको रोशनी में रखोगे तो आप देख सकते हो कि रोशनी आर पार जा सकती है इसके, जबकि सेम चीज किसी कंबल या रजाई के साथ करोगे तो आप वो गड्ढे नहीं देख पाओगे। मतलब क्या? मतलब ये कि जो नॉर्मल कपड़ा होता है उसमें जो है इसका घनत्व जो है वो कम होता है, जबकि रजाई या कंबल का घनत्व जो है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण से हीट या लाइट उसके आर पार आसानी से नहीं जा पाती है। इसके कारण से हमारी बॉडी से जो गर्मी निकल रही होती है वो गर्मी जो है वो रजाई में ही ट्रैप हो जाती है, और ठंडी के दिनों में हम जो है वो गर्माहट महसूस करते हैं रजाई के अंदर। अब आप बोलोगे कि यार भैया ये कौन सी बात हुई, अगर चलो ठीक है हमने मान लिया कि रजाई जो है वो गर्माहट करती है, हमारी बॉडी से गर्मी निकल, लेकिन पृथ्वी कहाँ से गर्माहट कर रही है? आप कंबल को पृथ्वी के वायुमंडल से कैसे रिलेट कर सकते हो? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? आपको फिर से इमेजिन करना पड़ेगा इसी डायग्राम को। यदि मैं बात कर लेता हूँ सूर्य की, तो सूर्य का प्रकाश जब यहाँ से इंटर कर रहा होता है, जब सूर्य की प्रकाश किरणें यहाँ से आ रही होती हैं और जब वायुमंडल से टकराती हैं, तो सूर्य का जितना प्रकाश आता है उसमें से केवल 20 से 30% ही, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा मैं, परसेंटेज में नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा कुछ प्रकाश ही पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है ना। ज्यादातर प्रकाश जो है इन परतों के कारण से वापस वायुमंडल में चला जाता है। जैसे पराबैंगनी किरणों के बारे में आपने जाना है कि पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य की पराबैंगनी किरणें ओजोन परत से टकराती हैं और वापस अंतरिक्ष में चली जाती हैं, है ना। मैं ऐसे ऐसे क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि लाइट वेव को दिखाने के लिए। आप चाहो तो सीधे सीधा भी बना सकता हूँ मैं इसको, है ना, सीधा ही बना सकता हूँ। सूर्य से प्रकाश किरणें यहाँ से आई तो यहाँ पर आएगी, वो थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ इसको, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश किरणें आएगी और यहाँ से आने के बाद टकरा के वापस लौट जाएगी। ऐसी कुछ प्रकाश किरणें जो है वो सतह तक पहुंच पाएंगी, और कुछ अच्छा, सतह पर भी आने के बाद कुछ मात्रा में पृथ्वी इसको अवशोषित करेगी। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आएगा, यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आया, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लेगा, पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। जैसे मान लो कोई अगर अपन रेत धूप में रख देंगे तो क्या होने वाला है, रेत अगर धूप में रखेंगे तो थोड़ी देर में सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ेगा और रेत गर्म हो जाएगी, है ना, रेत की ऊपरी सतह गर्म हो जाएगी। अगर नीचे अगर आप हाथ डाल के देखोगे तो आपको लगेगा हाँ यार रेत अभी भी ठंडी है, पूरी तरह से ठंडी नहीं होगी रेत, केवल ऊपरी सतह ठंडी हो रही होगी। सेम केस पृथ्वी के साथ भी होता है। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है जिसपे नॉर्मली जल का पानी भी हो सकता है, घर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, वो सतह जो है वो गर्म हो जाती है। एग्जैक्टली जमीन भी गर्म हो जाती है और वायु भी हल्की सी गर्म हो जाती है। तो वो गर्म होने के कारण जब थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, वो हीट जो टकरा रही है वो वापस ऊपर जाने लगती है ना। मतलब आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जो सूर्य की प्रकाश किरणें आ रही हैं वो ऊर्जा लेके आ रही हैं, वो ऊर्जा लेके आ रही हैं और पृथ्वी की सतह से टकरा रही हैं। टकराने के बाद वो, जैसे मान लो एक प्रकाश किरण आई, सूर्य की प्रकाश किरण आई और पृथ्वी से टकरा गई, टकरा जाएगी तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, फैल जाएगी पृथ्वी पर, उसकी ऊर्जा फैल जाएगी। लेकिन अब जितनी ऊर्जा फैल सकती थी फैल चुकी, अब बाकी की जो प्रकाश किरणें लगातार आती जा रही हैं वो क्या हो जाएगा, टकरा के वापस जाने लगी। लेकिन जितनी बार टकराएंगी वो जमीन से, टकराने के बाद जाहिर सी बात है एनर्जी कम हो जाती है। अगर आप मान लीजिए बहुत तेज गति से आ रहे हो और बीच में जो है वो कोई खड़ा हो जाए तो आप टकरा जाओगे, हल्का सा उससे टकराओगे तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी ना।
बिल्कुल सेम केस सूर्य की प्रकाश किरणों के साथ भी यही होता है। सूर्य की प्रकाश किरणें जब इंटर करती हैं, यहाँ से जब सूर्य की प्रकाश किरणें यहाँ पर आती हैं, तो पृथ्वी से सतह से टकराती हैं और टकराने के बाद वो वापस जाना चाहती हैं। जाहिर सी बात है, प्रकाश किरण टकराएगी तो टकराने के बाद कहीं ना कहीं जाएगी, बिल्कुल जाना चाहती हैं, लेकिन उनकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है कि जो हमारे क्षोमंडल की गैसेज रहती हैं, जो हमारे क्षोमंडल की गैसेज रहती हैं, या हमारी और भी जैसे ओजोन लेयर हो गई, ये सारी गैसेज जो होती हैं, इसको जो है वो वापस बाहर उतनी स्पीड से नहीं जाने देती, उतनी स्पीड से नहीं जाने देती जितनी स्पीड से ये आई है। मतलब सूर्य की प्रकाश किरणें आई तो बहुत ज्यादा स्पीड से रहती हैं, फुल तेजी से, क्योंकि सूर्य से डायरेक्ट आ रही होती हैं, लेकिन जब वो जा रही होती हैं तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, थोड़ी सी आने की तुलना में उनकी स्लो हो जाती है स्पीड, और पूरी तरह से जा भी नहीं पाती है। इसके कारण से क्या होता है, ये जो गैसेस की लेयर है जिसको हम वायुमंडल बोल रहे हैं, वो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित कर लेती है, वो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित कर लेती है। अब देखो, सेम केस अगर मैं बात करूं, अगर इसी चीज को हम दूसरी तरह से देखें, तो आप यदि ये चीज आपको मैंने बच्चों को, जो बच्चे वहां पर सौरमंडल वाले कमरे में थे, उनको मैंने बताई थी कि यदि मैं मान लीजिए बुध ग्रह की बात करूं, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और येलोइश कुछ दिखता है ना, इस कलर का ही दिखता है लगभग लगभग। तो जब इसमें क्या है, इसके पास वायुमंडल नहीं है इसका खुद का, है ना, इसका वायुमंडल नहीं है, इसके पास कोई भी गैसेज नहीं है। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, बुध शुक्र के सबसे पास है, सबसे गर्म ग्रह इसको होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह क्यों होना चाहिए, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे पास है, तो इसको गर्म ग्रह होना चाहिए। लेकिन ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। कैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है। एक और अपन शुक्र ग्रह और ले लेते हैं, शुक्र का केस भी ले लेंगे यहाँ पर। बुध और शुक्र दोनों की बात कर लेते हैं। ये शुक्र ग्रह है, मान लीजिए, मैं कलर अलग अलग ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे पूरे ऐसे कलर में, ऐसा नहीं है। अगर मैं बुध की बात करूं, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं मतलब वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है, तो इसकी सतह से टकराता है, जिस स्पीड से आया उससे टकराया और उसी स्पीड से वापस लौट जाता है। मतलब जितना भी सूर्य का प्रकाश इस पे आता है, ये क्या कर देता है, उसको परावर्तित कर देता है। बुध क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। जब परावर्तित कर देता है, तो इसके कारण से क्या हो जाता है, इस पर टेम्परेचर जो है अवशोषित नहीं होता, ज्यादा अवशोषित नहीं होता, और बुध का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं हो पाता। जबकि अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र के आजू बाजू जो है वो उसके आजू बाजू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वायुमंडल पाया जाता है। कौन सी गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, CO2 जिसको बोलते हैं, है ना। CO2 गैस का बहुत ज्यादा गोल नहीं है, चलो गोली बनाना है तो गोली बना दे रहा हूं मैं। शुक्र के आसपास जो है वो वायुमंडल पाया जाता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जब भी सूर्य का प्रकाश इंटर करता है, तो फिर वही बात, गैस आएगी, आ तो जाएगी अच्छी स्पीड से, लेकिन जब ये टकरा जाएगी तो ये गैस के कण जो है इसको वापस जाने में स्लो कर देंगे, बहुत स्लो हो जाएगी। ये वापस तो जाएगी, लेकिन थोड़ी स्पीड इसकी स्लो हो जाएगी, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह का टेम्परेचर जो है, या फिर गर्माहट जो है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके कारण से शुक्र ग्रह जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है ना। जीके का क्वेश्चन आता है, हमको याद तो रहता है कि बुध सबसे पहले है, तो कोई हमसे पूछता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो हम फट से बोल देते हैं बुध, क्योंकि वो तो सूर्य के सबसे नजदीक है, तो वही ग्रह गर्म होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है शुक्र, दूसरे नंबर पे जो ग्रह आता है वो होता है शुक्र, और ये सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है हमारे सौर मंडल में। क्यों, क्योंकि बुध पर कोई भी वातावरण नहीं है, जितना प्रकाश आता है वो परावर्तित होकर वापस कहाँ, अंतरिक्ष में चला जाता है ना, जिसके कारण से बुध ग्रह जो है वो गर्म नहीं हो पाता, बुध ग्रह गर्म नहीं हो पाता। जबकि यदि हम शुक्र बोले तो इसके आसपास जो है वो CO2 का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। तो सूर्य का प्रकाश आता तो है बड़ी स्पीड से, लेकिन आने के बाद जो है उसका जाना स्लो हो जाता है, जिसके कारण से हीट जो रहती है, ऊष्मा जो रहती है, वो इस लेयर में क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, इस लेयर में ट्रैप हो जाती है, और शुक्र का वायुमंडल कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे जो सौर मंडल है उसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वातावरण। अच्छा, यहाँ तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, पृथ्वी के केस में तो बहुत सारी गैसेस हैं। यहाँ पर देखो, सबसे क्षोभमंडल में देखें तो ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, हीलियम भी है, वायु और धूल के कण भी है, जलवाष्प भी है
है ना। उसके ऊपर यदि बात करें तो ओजोन लेयर है, O3 जिसको बोलते हैं। यहाँ पर कुछ मात्रा में CFC भी पाई जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी पाई जाती है। उसके ऊपर भी जो है वो मध्यमंडल है, उसमें भी कुछ हद तक गैसेस पाई जाती हैं। कौन सी गैस होती है मत पूछिएगा, मुझे नहीं मालूम, है ना। यहाँ पर भी गैस पाई जाती है। तो मेनली गैसेस जो कंटेन करती है वो समताप मंडल और क्षोभ मंडल कंटेन करता है। तो जब ये सूर्य की प्रकाश किरणें यहाँ पर आती हैं तो टकरा तो जाती हैं, लेकिन टकराने के बाद क्या हो जाती हैं, स्लो हो जाती हैं, मूव स्लो कर पाती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर जो है वो तापमान बना रहता है, तापमान जो है वो मेंटेन रहता है। इसका फायदा क्या होता है पृथ्वी को, इसका फायदा ये होता है कि आप अगर थोड़ा सा एक और केस ले लें चंद्रमा के बारे में, है ना। चंद्रमा के बारे में आप अगर चंद्रमा के बारे में फोकस करोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। जब आप अभी आपने देखा था इसरो ने एक यान भेजा था चंद्रमा पर। मैं पृथ्वी पे आ रहा हूँ, इसका फायदा बता रहा हूँ, लेकिन आपको रिलेट करना जरूरी है, जनरल नॉलेज की बातें बताना जरूरी है। अगर चंद्रमा की बात करूं मैं, शुक्र और बुध का तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, अब इसको हटा देते हैं अपन। इसकी बात जो बताना थी वायुमंडल की, वो क्लियर हो चुकी है। अगर मैं अब चंद्रमा की बात करूं तो हमारा जो चंद्रमा है, जिसको हम उपग्रह बोलते हैं, किसका, पृथ्वी का, वो उपग्रह जो है जब सूर्य के सूर्य जब सामने आता है इसके, जब सनलाइट जो है इस पर डायरेक्ट पड़ रही होती है ना, तो जब डायरेक्ट पड़ रही होती है तो इस पर आपको यकीन नहीं होगा 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात होती है। 14 दिन तक आधे पोर्शन में क्या रहेगा, दिन रहेगा, और 14 दिन अपनी पृथ्वी के 14 दिन के बराबर आधे पोर्शन पे रात रहेगी। जो 14 दिन इसमें दिन में तापमान रहता है ना, वो हमारे पृथ्वी के तापमान की तरह रहता है, 25-30 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब डिपेंड करता है, अगर वो सूर्य के सबसे सामने होगा तो तापमान ज्यादा भी हो सकता है, मैं एवरेज बता रहा हूँ, है ना। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस तक इसका दिन का तापमान होता है। और जिस एरिया में रात हो रही होती है ना, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, यहाँ का तापमान जो है वो -50, 60, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता, मतलब माइनस में चला जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है। एग्जैक्ट तापमान नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ का तापमान जो है वो माइनस में चला जाता है, इतना माइनस कि बहुत, मतलब आप समझ सकते हो माइनस में टेम्परेचर कितना होता है, ठंड बर्फ जमा देने वाले। तो एक एरिया पर चंद्रमा पे क्या है, दिन पड़ रहा है तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो अपने यहाँ होता है नॉर्मली, और दूसरे एरिया पर क्या है, माइनस में टेम्परेचर है। और जब ये चंद्रमा घूमता है और ये वाला एरिया सूर्य के सामने आता है, तो यहाँ पर जो बर्फ जम जाती है वो पिघलना चालू हो जाती है ना। और फिर यहाँ पर जो पिघल चुका हो रहता वो रहती हैं चीजें, हालांकि वहां पर पानी की संभावना ही खोजी गई है, अभी पानी खोजा नहीं गया दिख, हाँ थोड़ा बहुत पानी दिखा है वहां पर, जलवाष्प देखिए, ये बिल्कुल सही है, और उसका श्रेय इंडिया को ही दिया जाता है, इंडिया ने खोजा है वो। ये वाला एरिया यहाँ पर चले जाता है। तो अब ये वाला एरिया जो है वो दिन के टाइम में जाता है, यहाँ पर 14 दिन के लिए जो है गर्मी पड़ने लगती है, फिर ये ठंडा पड़ने लगता है। सेम केस पृथ्वी के साथ भी हो सकता है, अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा, अगर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो पृथ्वी पर 24 घंटे का जो दिन हो, 24 घंटे का टोटल दिन होता है, एक दिन जो है वो 24 घंटे का होता है, जिसमें से 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। यदि वायुमंडल नहीं होगा, यहाँ पर मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, यदि वायुमंडल नहीं होगा हमारा, तो दिन के 12 घंटे में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा होगा, पानी मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी, और वही ठंड में जो है तापमान माइनस में पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, तो वो ठंडक इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हम जमने लगेंगे, है ना। तो अगर वायुमंडल नहीं हो, वायुमंडल क्या कर दे रहा है, इस प्रोसेस को स्लो कर दे रहा है। सूर्य का प्रकाश आया, पृथ्वी ने एब्जॉर्ब किया, वापस जा रहा है, लेकिन स्लोली स्लोली जा रहा है। एकदम से अगर तापमान वायुमंडल नहीं होगा तो सूर्य का प्रकाश आएगा और वापस चले जाएगा, तुरंत एकदम से गर्माहट बढ़ रही होगी, और जब रात हो जाएगा तो वो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा नहीं और हम ठंडक में हो जाएंगे। सडन टेम्परेचर में सडन चेंज आएगा, सडन मतलब कि एकदम से परिवर्तन आएगा। दिन के टाइम में जो है वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा और रात में जो है वो माइनस में चला जाएगा। इसके लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं है, हम जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप देखोगे जैसे मौसम परिवर्तन होता है तो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है। कई बार आप देखोगे ठंड बढ़ती है तो चमड़ी जो है वो झड़ने लगती है, चमड़ी परत जमने लगती है ना। हमारी बॉडी सर्दी जुकाम जो मेन रीजन होता है वो टेम्परेचर में वेरिएशन ही होता है। तो सडन टेम्परेचर वेरिएशन हम जो है वो सहन नहीं कर सकते। सेम केस अगर आप एसी के बारे में बात करो, अगर आप एसी रूम में बैठे हुए और एकदम से आप गर्मी में बाहर चले जाते हो तो आपका जो है वो तबीयत खराब होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ठंडे माहौल में थे और एकदम से गर्म माहौल में चले जाओगे तो आपकी बॉडी इस एकदम से हुए तापमान में परिवर्तन को सहन नहीं कर सकती है।
जिसके कारण से सेम केस हम जो है पृथ्वी पर जिंदा नहीं हो सकते यदि वायुमंडल नहीं होगा। वायुमंडल क्या कर देता है, इस प्रोसेस को स्लो कर देता है ना। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, एक बार फिर से ज्वाइन कर लो सभी लोग।